अपने अगले पेशेंट का वेट करते हुए डॉक्टर विनय कुछ सोच रहे थे। उन्हें कुछ दिनों बाद एक स्कूल में टीचर्स को बच्चों से जुड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझने और उनकी हेल्प करने से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करने के लिए इनवाइट किया गया था। उसी के लिए पॉइंट्स तैयार करने थे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक बच्चे को बड़ा करने में एक पूरा गांव लगता है। इसका मतलब यह है कि एक बच्चे को बड़ा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें उसे एक स्ट्रॉन्ग सोशल और इमोशनल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके लिए दुनिया के दरवाजे खुलते जाते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, समझ बढ़ती है और वो अपनी लाइफ में मेंटली और इमोशनली ग्रो करता है। आज के वक्त में बच्चे बचपन से ही अकेले हैं। सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल चुका है और न्यूक्लियर फैमिलीज में बड़े हो रहे बच्चे बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। उन्हें उस तरह का इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है जितना उन्हें चाहिए होता है और इसी वजह से बड़े होकर इन्हें कई तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर विनय अपनी सोच में गुम थे कि उनके कैबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। उन्होंने बहुत सॉफ्ट टोन में कहा, कम इन प्लीज। विनय के कैबिन में एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ जिसकी एज मिड 30s लग रही थी और जिसकी हाइट तो अच्छी खासी है, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से उसका कद थोड़ा दब सा गया है। उसके बाल देखकर लग रहा था जैसे बहुत दिनों से उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई है और नजर के चश्मे के अंदर आंखें धसी हुई सी लग रही थी, जैसे उनमें कोई चमक ना हो। चेहरे पर दुनिया भर की बोरियत थी और चाल में अजीब सी लापरवाही थी। डॉक्टर विनय कुछ कहते इससे पहले ही वो आदमी आकर उनके सामने रखी चेयर पर बैठ गया। वैसे उसके बैठने को अगर पसरना कहा जाए तो ज्यादा सही होता। डॉक्टर विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? उस आदमी ने बड़े बेमन से कैबिन में इधर उधर झांकते हुए जवाब दिया, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे आपके पास भेजा है। उसे लगता है कि मुझे काउंसलिंग और थेरेपी की जरूरत है। बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा था, इसीलिए मैं आ जा ही गया ताकि उसकी रोज रोज की चिक चिक से छुटकारा मिल जाए। उसके जवाब से डॉक्टर विनय को हंसी आ गई। आजकल इतने ईमानदार लोग कहां मिलते हैं जो डॉक्टर को कहें कि जबरदस्ती किसी के भेजने पर उनके पास आए हैं। इसीलिए विनय ने हंसते हुए उस आदमी को कहा, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। आपने जो सच था वो कहा और एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसका पेशेंट उससे एकदम सच बोले। आप यहां पर अपने दोस्त के कहने पर आ गए। इससे दो बातें कंफर्म होती हैं। एक तो ये कि आपके दोस्त को आपकी फिक्र है और वो आपको हेल्दी देखना चाहते हैं। दूसरा ये कि आपको भी अपनी फिक्र है। अगर ना होती तो आप यहां ना आते, चाहे आपका दोस्त आप पर कितना भी प्रेशर क्यों ना बनाता हो। मैं आपको बस एक बात कह रहा हूं कि आप यहां पर मेरे पास आने को रिग्रेट नहीं करेंगे। अब आपसे बात शुरू करने से पहले मैं आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स जानना चाहता हूं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी एज और आपका प्रोफेशन, ये सब कुछ वगैरह वगैरह। डॉक्टर विनय की बात खत्म होती इससे पहले ही वो आदमी बोल पड़ा, मेरा नाम सुनील कुमार है, एज 37 ईयर्स है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। डॉक्टर विनय भी उसके जवाबों को सुनकर एक्साइटेड होकर कहने लगे, अरे वाह, आप इंजीनियर हैं, मतलब आपने मैथ्स पढ़ी होगी। इसी एक फैक्ट ने आपके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट पैदा कर दी है। सुनील को डॉक्टर विनय की ये बात कुछ समझ नहीं आई और उसने कंफ्यूज होते हुए इसका मतलब पूछा, जिसके जवाब में डॉक्टर विनय ने बताया, मुझे हमेशा से मैथ्स का फोबिया था। बचपन से ही मैं मैथ्स से इतना डरता था कि भगवान से प्रे करता था कि किसी तरह सिलेबस से मैथ्स गायब हो जाए। ये डर बहुत बड़े होने तक भी बना रहा। अपनी मेडिकल की पढ़ाई में जब मैंने फोबियाज पर पढ़ा तो सबसे पहले अपने मैथ्स के फोबिया पर काम किया। अब मुझे मैथ्स के एग्जाम वाले सपने तो नहीं आते, लेकिन अभी भी मेरे मन में उन लोगों को देखकर बहुत रिस्पेक्ट है जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है। डॉक्टर विनय की बात सुनकर सुनील ठहाका मारकर हंस पड़ा। डॉक्टर विनय मन ही मन मुस्कुराए कि ट्रिक काम कर गई। अब सुनील उनके साथ कंफर्टेबल हो गया है। इसीलिए डॉक्टर विनय ने आगे कहा, सुनील, अब आप मुझे थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिटेल में बताइए। जो भी बताना आपको इंपॉर्टेंट लगता है और जो नहीं भी लगता है वो भी बताइए। लेकिन सुनील ने इस सवाल को सुनकर ऐसा मुंह बनाया जैसे ये क्या बेमतलब का सवाल है। वो अपनी बेसिक डिटेल्स तो शेयर कर ही चुका है, अब अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर क्यों करे? वो वैसे भी सिर्फ अपने लिए यहां आया है, तो इसमें फैमिली के बारे में क्या डिस्कस करना है? डॉक्टर विनय के लिए यह रिस्पॉन्स कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि दिन भर में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट जरूर आ जाता था जो अपनी मर्जी से नहीं आता था। ऐसे में उससे खुलकर सारी बातें निकलवाना डॉक्टर विनय की स्किल्स का टेस्ट होता था। सुनील भी ऐसा ही पेशेंट था और डॉक्टर विनय जानते थे
कि उससे बात निकलवाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पेशेंस और ट्रिक्स आजमानी पड़ेंगी। डॉक्टर विनय चुपचाप सुनील के जवाब का इंतजार करते रहे। अब सुनील को जवाब तो देना ही था, इसीलिए उसने बताना शुरू किया। उसने बताया कि वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली का पुश्तैनी बिजनेस है जिसे पहले उसके पापा और चाचा मिलकर संभालते थे, और अब उसका कजिन और छोटा भाई मिलकर इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो उनके इस बिजनेस का पार्ट नहीं है क्योंकि उसे बचपन से ही बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उसकी फैमिली ने उसे कभी प्रेशर भी नहीं किया कि वो अपने बिजनेस में उतरे। सुनील पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई थी। वैसे तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बहुत मोनोटोनस सा लगने लगा। जिस काम को वो कभी बहुत इंटरेस्ट और पैशन के साथ करता था, उसी में मजा आना बंद हो गया। उसको अब ऐसा लगने लगा जैसे वो बस एक मशीन की तरह रोज एक ही रूटीन को फॉलो कर रहा है। इतना बताकर सुनील चुप हो गया। सुनील के जवाब को सुनकर डॉक्टर विनय ने उससे पूछा, बस इतना ही है या कोई और भी बात है? सुनील इस सवाल को सुनकर थोड़ा बहुत झिझका और फिर बोला, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं रह गया है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं जो प्रोडक्टिव हो। मेरी कोई हॉबी भी नहीं है और ना ही कुछ नया ट्राई करने का मन करता है। अक्सर नींद भी नहीं आती है और हमेशा एक अजीब सा स्ट्रेस रहता है। डॉक्टर विनय ने सुनील की सभी बातें सुनी और फिर उससे अपना अगला सवाल पूछा, आप ये बताइए सुनील कि अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? इसके जवाब में सुनील ने कहा, फैमिली के साथ रिलेशन नॉर्मल ही है। मैं दूसरी सिटी में हूं तो मेरा 2 या 3 महीने में ही उनसे मिलना हो पाता है। पिछले कुछ महीनों से मेरा घर जाने का खास मन भी नहीं करता है। फोन पर बात करने के बजाय मैं उनसे मैसेजेस में बात करना प्रेफर करने लगा हूं, क्योंकि जब भी घर से कॉल आता है मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बात करूं। ऑफिस में भी मैं बस अपने काम से रिलेटेड बात ही करता हूं, किसी से कोई खास दोस्ती नहीं है। जिस दोस्त ने आपके पास आने का सजेशन दिया वो भी मेरे साथ काम नहीं करता है। डॉक्टर विनय ने सुनील की ये सब बातें जानकर बड़ी सीरियसनेस के साथ जवाब दिया, और आप कह रहे हैं कि आपको आपके दोस्त ने जबरदस्ती भेजा है, जबकि आप इतना कुछ झेल रहे हैं। इस पर सुनील ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यही सोचता हूं कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। आजकल के लाइफस्टाइल में मेरी एज का हर दूसरा इंसान इसी सब से तो गुजर रहा है। अगर मेरे साथ भी ये हो रहा है तो इसमें नया क्या है? डॉक्टर विनय को समझ आ गया कि सुनील अपने डिप्रेशन से वाकिफ नहीं है, और उन्होंने उसके सामने अपनी बात रखते हुए कहा, इसमें नया ये है सुनील कि जो लोग अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं उनमें से ज्यादातर गलत प्रोफेशन में होते हैं। उन्हें अपनी मर्जी के करियर चूज करने की प्रिविलेज नहीं मिलती है। किसी को फैमिली प्रेशर करती है तो कोई पीयर प्रेशर में गलत प्रोफेशन में चला जाता है। किसी को जिंदगी ऑप्शन ही नहीं देती है, उसे वही करना पड़ता है जो मिल जाए। लेकिन आपके साथ इनमें से ऐसा कुछ नहीं है। आपने खुद बताया कि आपने अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चूज किया है और आपकी फैमिली ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी पसंद का करियर चूज करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें रियलाइज होता है कि हमारा मन किसी और काम में ज्यादा लगता है और हम अपना करियर चेंज करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये वाली बात भी नहीं है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं उसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या हैं। इसके बाद डॉक्टर विनय ने आगे सुनील से पूछा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया। आप मैरिड हैं या सिंगल? सुनील ने जवाब दिया, मैं सिंगल हूं। मैं जानता हूं कि हमारी सोसाइटी के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मेरी अभी तक शादी हो जानी चाहिए थी। मुझसे 3 साल छोटे मेरे भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने रिलेशंस में कमिटमेंट के नाम से ही डरने लगता हूं। मुझे भी यह लगता है कि ओवरवेट होने की वजह से मैं अट्रैक्टिव नहीं रह गया हूं, और अगर मैंने किसी लड़की में इंटरेस्ट शो किया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं बहुत बुरा फील करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ही ऐसा था। 4-5 साल पहले तक मैं काफी फिट था, लेकिन जब से मुझे स्ट्रेस रहने लगा है मैं ओवर ईटिंग करने लगा हूं। किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने का मेरा मन नहीं करता है, जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन मोटा होता जा रहा हूं। इसके जवाब में डॉक्टर विनय ने सुनील से कहा, मैंने आपकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी हैं और मैं ये मानता हूं
कि आप अभी बहुत सारे मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं सुनील कि आप इस सब से बाहर भी निकल सकते हैं। इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपके अंदर भी यही विल पावर चाहिए। बिना आपकी विल पावर के मेरे एफर्ट्स सक्सेसफुल नहीं होंगे। सुनील ने भी ये बातें सुनकर थोड़ा घबरा कर डॉक्टर विनय से पूछा, आप बताइए डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? डॉक्टर विनय ने सुनील को समझाते हुए जवाब दिया, आप घबराइए मत सुनील जी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। मैं आपको 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे रहा हूं। इन 3 दिनों में आपको एक काम करना है। आपको एक विश लिस्ट बनानी है, ऐसे 10 कामों की जिन्हें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। ये काम बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि एक गुलाब का पौधा लगाना, और बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड टूर पर जाना। 2-3 दिन बाद जब आप आए तो आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है? सुनील ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे 3 दिन बाद मिलता हूं। इस टास्क को देने के पीछे डॉक्टर विनय की इंटेंशन थी कि सुनील, जो कि अपनी लाइफ में बहुत हद तक डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा था, उसे न तो अपने काम में मजा आ रहा था, ना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर पा रहा था। उसे इस टास्क के जरिए अपने मन के भीतर झांकने का मौका मिले। पढ़ाई करने, करियर बनाने और फिर जॉब में अच्छा करने की कोशिश में हम सब अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और उनसे मिलने वाली खुशियों को मन के किसी कोने में दबाकर कहीं भूल जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इन ख्वाहिशों को पूरा न कर पाने का दुख हमें काटता रहता है, जो बात फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में बाहर निकलती रहती है, और हमें एहसास तक नहीं होता कि जब सब कुछ हमारे मन के हिसाब से हो रहा है, तब भी हमारा मन परेशान क्यों रहता है। डॉक्टर विनय से मिलने के बाद जब सुनील वापस लौटा तो उसने वाकई उन बातों के बारे में, उन कामों के बारे में सोचना शुरू किया जिन्हें वो करना चाहता था। बहुत देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो उसकी विशलिस्ट में हो, जिसे करके उसे खुशी मिलेगी। बहुत देर सोचने, याद करने के बाद उसने अपने नोटपैड पर अपनी पहली विश लिखी। ये विश थी एक कैट यानी बिल्ली पालने की। इसे लिखते ही सुनील के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसे बचपन से ही बिल्लियां बहुत प्यारी लगती थीं और उसका बड़ा मन था कि वो एक पालतू बिल्ली रखे। जब उसने अपने घर पे ये बात बताई तो उसे जवाब मिला कि अपना हर शौक बड़े होकर पैदा करना, जब खुद कमाने लगे। पेट्स को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनका ख्याल बच्चों की तरह रखना होता है। इसीलिए जब तुम कमाने लगोगे तब उनकी देखभाल के लिए किसी को रख सकते हो। इसके बाद भी सुनील के मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी, और जब वो कॉलेज में था तब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड रोहित को यह बताया था। लेकिन रोहित ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह भी कोई शौक हुआ, और वैसे भी लड़कों को शौक गर्लफ्रेंड बनाने का होना चाहिए, न कि कुत्ते बिल्ली पालने का। सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे, ये लड़कियों के शौक होते हैं, उन्हीं को करने दो। उस दिन से सुनील ने इस ख्याल को मन से निकाल दिया, ऐसा उसे लगता था। लेकिन सच में ऐसा था नहीं। ये विश भी बाकी विशेस की तरह उसके मन में ही रह गई थी, और जब भी वो अपने मन का कुछ नहीं कर पाता था तब ये बात उसके मन को कचोटने लगती थी। अब एक विश क्या याद आई, सुनील को जाने क्या क्या याद आता गया, और कुछ ही देर में उसके पास 15 छोटे बड़े कामों की लिस्ट थी जिन्हें वो अपनी लाइफ में एक न एक बार करना चाहता था, जैसे कि बंजी जंपिंग, नॉर्थ ईस्ट की सैर, बालकनी गार्डनिंग वगैरह वगैरह। सुनील खुद पर ही बहुत हैरान था कि कल तक उसे लगता था कि लाइफ में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और आज उसके पास इतने सारे काम निकल आए हैं। इस एक बात ने उसे बहुत दिनों बाद एक नई एनर्जी से भर दिया था। लेकिन अभी भी उसके मन में एक हिचक थी, एक अजीब सा डर था कि ये भी कोई करने वाले काम है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा। इसी उलझन में 3 दिन बीत गए। आज यानी फ्राइडे को उसका डॉक्टर विनय के साथ सेशन था, और सुनील इस सेशन के लिए एक्साइटेड भी था। अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पर सुनील क्लिनिक पहुंच गया, और कुछ ही देर में उसका नंबर भी आ गया। जैसे ही वो डॉक्टर विनय के कैबिन के अंदर गया, उन्होंने एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसका वेलकम किया और कहा, आओ सुनील, कैसे हो? ये डॉक्टर विनय की बड़ी खासियत है कि वो अपने हर पेशेंट को उसके नाम से याद रखते हैं। किसी का नाम याद रख पाना ये दिखाता है कि आप उस इंसान में इंटरेस्टेड हैं। इससे सामने वाले के मन में आपके लिए गुडविल पैदा होती है। और सुनील को भी डॉक्टर विनय को उसका नाम याद रखना बहुत अच्छा लगा। वो खुश था,
चेयर पर बैठते ही सुनील ने डॉक्टर विनय को वो लिस्ट दिखानी चाहिए जिसे बनाने के लिए उन्होंने कहा था। इस पर डॉक्टर विनय ने उसे रोकते हुए कहा कि ये लिस्ट उन्हें या किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, ये सुनील की अपनी पर्सनल विश लिस्ट है जो सिर्फ उसके पास होनी चाहिए। सुनील को थोड़ा अजीब लगा कि डॉक्टर विनय उसकी विश लिस्ट को देखने से मना क्यों कर रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे आसपास हर तरह के लोग होते हैं, ज्यादातर इतने समझदार नहीं होते कि दूसरों की इच्छाएं या चॉइसेस को रिस्पेक्ट दे सकें। ऐसे में अगर वो आपको आपकी विश लिस्ट के बेस पर जज करें या आपका मजाक बनाएं तो आपको खराब लगेगा और हो सकता है कि आप अपनी विश लिस्ट के बहुत सारे काम करें ही ना। इसीलिए अगर आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि लोगों के आपके बारे में जो ओपिनियंस हैं उनसे आपको फर्क ना पड़े, तब आपको अपनी ये लिस्ट अपने तक ही रखते हुए इसे पूरा करना चाहिए। ये सुनकर सुनील ने कहा, लेकिन डॉक्टर मेरे साथ तो बात ही अलग है। कोई कुछ ना भी कहे तब भी मैं हर बात पर बहुत ज्यादा सोचने लगता हूं और इतना सोच लेता हूं कि उस बात की सारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है और बस नेगेटिविटी रह जाती है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने थॉट्स पर कंट्रोल कैसे करूं? डॉक्टर विनय सुनील के इस सवाल पर मुस्कुराए और जवाब देना शुरू किया। इसके लिए आपको पहले थॉट्स और थिंकिंग का फर्क समझना होगा। थॉट्स, जिसे हिंदी में विचार और उर्दू में ख्याल भी कहते हैं, ये दिमाग का एक शानदार क्रिएशन है। थॉट्स हमेशा एनर्जी से भरे होते हैं। परेशानी तब होती है जब इन विचारों पर हम अपनी सोच को अप्लाई करने लगते हैं, मतलब जब हम थॉट्स पर थिंकिंग करने लगते हैं तब मुश्किल पैदा होती है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाता हूं। आप 30 सेकंड लेकर अपने मन में सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आपका टाइम शुरू होता है, ये कहकर डॉक्टर विनय अपनी घड़ी देखने लगे। ठीक 30 सेकंड बाद उन्होंने सुनील से पूछा, आपको जवाब मिला? जिसके जवाब में सुनील ने हामी भरी तो डॉक्टर विनय ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, बहुत बढ़िया, अब जो भी अमाउंट आपने सोचा था उसे 5 गुना कर दीजिए। इस बार भी आपके पास 30 सेकंड्स है। आपका समय शुरू होता है अब। यह कहकर डॉक्टर विनय फिर से घड़ी देखने लगे। 30 सेकंड बाद उन्होंने सुनील से फिर से पूछा, आपको जवाब मिला? सुनील ने हामी भरते हुए फिर कहा, जवाब तो मिला, लेकिन उसके साथ मेरे दिमाग में बहुत सारी और भी बातें आ गईं। पहली बार में इतना सब सोचा नहीं था। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर विनय ने कहा, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। पहले सवाल का जवाब आपका एक सिंपल सा थॉट था। दूसरे सवाल के बाद आपके दिमाग ने उस पर थिंकिंग शुरू कर दी होगी। आपने सोचा होगा, इतना बड़ा अमाउंट, इतना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। या आपने सोचा होगा कि इतना पैसा तो हमारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं कमाया है, मैं इतने पैसे कभी कमा ही नहीं सकता हूं। यही है थॉट और थिंकिंग में डिफरेंस, और बस यही आपको सीखना है। अपने थॉट को थॉट पर ही रोकना, उस पर सोचने से बचना है। मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूं, बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए कि आपने अभी तक की अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एंजॉय किस काम को किया है? सुनील को जवाब देने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसने कहा, मैं जब बचपन में अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में क्रिकेट खेलता था ना, तब मैं उसे सबसे ज्यादा एंजॉय करता था। उसका जवाब सुनकर डॉक्टर विनय ने आगे पूछा, तो जब आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे तब उस वक्त क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता था? क्या आप सोचते थे कि मैं खेल पाऊंगा या नहीं, मुझे इस गेम में मजा आ रहा है या नहीं? सुनील ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं खेलते हुए कुछ सोचता था, मैं बस खेलता था और एंजॉय करता था। डॉक्टर विनय ने भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब आप अपने काम को बेवजह की थिंकिंग से अलग रखना सीख जाते हैं, तब आप उस काम में डूब जाते हैं और उसे एंजॉय भी करते हैं। यह बात हमारे हर काम पर एप्लीकेबल है, चाहे हमारे डेली रूटीन के काम हो या फिर ऑफिस या बिजनेस के काम। उन्होंने आगे कहा, जब एथलीट्स अपना गेम खेल रहे होते हैं तब वो अपनी मेंटल स्टेट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं। ये वर्ड है द जोन। इसका मतलब होता है कि एक मेंटल स्टेट जहां वो हार जीत या किसी भी और थॉट से परे होते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ उनका खेल होता है। अगर हर कोई अपने काम को करते हुए इसी द जोन वाली मेंटल स्टेट में रहे तो उसे न कभी अपना काम बोरिंग लगेगा और न ही कभी काम से रिलेटेड स्ट्रेस होगा। सुनील को डॉक्टर विनय का बताया ये मंत्रा काफी अच्छा लगा था। उसने आगे पूछा, आपकी बात मुझे समझ आ रही है, लेकिन बिना कुछ सोचे हम क्या करेंगे? क्या आप बिना सोच के एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे? डॉक्टर विनय ने जवाब दिया,
आपके सवाल का जवाब आपके ही पास है, आपके मन में। और सिर्फ इसी सवाल का नहीं, बल्कि हमारे हर सवाल का जवाब हमारे अपने अंदर ही होता है। हमें बस उसे रियलाइज करना होता है। जैसे कि अगर कोई अपना वेट कम करना चाहता है तो उसे अंदर से पता होता है कि यह काम कैसे होगा, लेकिन वो सेल्फ डाउट की वजह से बाहर इसका जवाब ढूंढता है। बिना कुछ सोचे भी हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, और इसे इंट्यूशन कहते हैं। ज्यादातर टाइम हम अपनी इंट्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता है। और ये एक फैक्ट है कि ज्यादातर बार हमारी इंट्यूशन सही होती है और हम बाद में इस बात पर पछताते भी हैं। करना बस ये है कि खुद पर यकीन करते हुए बिना ज्यादा सोचे अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो करना होता है। थोड़ा पॉज लेने के बाद डॉक्टर विनय ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो सुनील, इस दुनिया में कोई भी हमारे लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता है, और कर भी ले तो हम पर थोप नहीं सकता है जब तक हम खुद ना चाहें। दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। इसीलिए अपने लिए अनप्रोडक्टिव या यूजलेस वर्ड सोचने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि आपकी सोच मैजिकल होती है। ये आपकी पर्सनालिटी में झलकने लगती है और लोग भी आपको वैसा ही समझने लगते हैं। जब हम बहुत कम सोचते हैं या बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तब हम बहुत सुकून में होते हैं, खुश होते हैं। किसी तरह का डर, स्ट्रेस, एंजाइटी और अकेलापन हमें छू नहीं पाता है। इस मेंटल स्टेट में हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम जितना कम सोच सकें उतना कम सोचें और धीरे धीरे खुद को थिंकिंग फ्री जोन में ले आएं। डॉक्टर विनय की बातें सुनकर सुनील को अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और सुनील के सेटिस्फैक्शन को डॉक्टर विनय ने उसके चेहरे से समझ लिया था। लेकिन उनको पता था कि सुनील की प्रॉब्लम का ये एकदम पक्का सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए उन्होंने आगे कहा, सुनील, अब हम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे और तब तक के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी विश लिस्ट के सबसे मुश्किल लगने वाले काम को या तो पूरा करेंगे या उस काम को करना शुरू करेंगे। ठीक है? कुछ देर सोचने के बाद सुनील ने कहा, जी मैं कोशिश करता हूं। सुनील डॉक्टर विनय के पास अभी तक 2 सेशंस के लिए जा चुका है। इन दोनों सेशंस ने उसे खुद को समझने में हेल्प की है। उसे लगने लगा था कि उसकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा है और ना ही हो सकता है। उसने खुद को अनप्रोडक्टिव समझना शुरू कर दिया था, लेकिन डॉक्टर विनय के साथ 2 सेशंस करके उसकी ये सोच अब बदलने लगी है। उसके पास एक विश लिस्ट है जिसमें ऐसे कई काम हैं जिन्हें वो हमेशा से करना चाहता था, लेकिन कभी फैमिली के प्रेशर में तो कभी दोस्तों के मजाक उड़ाने के डर से उसने ये काम नहीं किए थे। डॉक्टर विनय ने सुनील को होमवर्क दिया था। उसने अपनी जो विश लिस्ट बनाई थी उसमें से सबसे मुश्किल काम को करने का। डॉक्टर विनय नहीं जानते थे कि यह सुनील के लिए सबसे मुश्किल काम कौन सा था, लेकिन वो चाहते थे कि सुनील उसे करने की कोशिश करे। जरूर इसमें भी कोई बात छिपी होगी जिससे सुनील को अपनी मेंटल हेल्थ को समझने में हेल्प मिलेगी। सेशन के ठीक 1 हफ्ते के बाद यानी अगले फ्राइडे को सुनील फिर से डॉक्टर विनय के पास गया। डॉक्टर विनय ने फॉर्मल बातचीत के बाद सुनील से उसके होमवर्क का स्टेटस पूछा। जवाब में सुनील एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो खुद से खुश नहीं था। डॉक्टर विनय ने एक बार फिर से पूछा तो सुनील ने बस इतना कहा, मुझसे नहीं हो पाया। डॉक्टर विनय ने फिर पूछा, क्या तुमने कोशिश की? सुनील ने कहा, हाँ मैंने काफी कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। डॉक्टर विनय ने फिर थोड़ा पॉज लेते हुए पूछा, ओके, मैं जान सकता हूं कि वो क्या काम है जो तुम्हारी विश लिस्ट में तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है? सुनील कुछ देर इधर उधर देखता रहा और फिर धीरे से बोला, मुझे ओवर ईटिंग की बहुत बुरी आदत है। जब से जॉब करने लगा हूं तब से यह आदत एक एडिक्शन बन गई है। दिन भर जंक फूड खाने से ही मेरी ये हालत हुई है। सुनील ने अपने शरीर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी विश लिस्ट में एक विश ये भी है कि मैं अपनी ओवर ईटिंग की आदत को छोड़कर खुद को फिटनेस की तरफ ले जा सकूं, लेकिन इस 1 हफ्ते में बहुत कोशिश करके भी मैं खुद को जंक फूड खाने से नहीं रोक पाया। डॉक्टर विनय सुनील की आवाज में दबी उदासी को सुन पा रहे थे। उन्होंने सुनील से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें कुछ बातें समझनी है, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी मेंटल और फिजिकल इश्यूज से तुम गुजर रहे हो, उनमें से कुछ तुम खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हो और कुछ के लिए बेमतलब में खुद को कसूरवार मान रहे हो। एग्जाम्पल के लिए,
अभी जो तुमने कहा कि तुम जब भी स्ट्रेस में होते हो तुम जरूरत से ज्यादा या बिना जरूरत के भी खाने लगते हो। तुम अपने बढ़ते वेट के लिए खुद की स्ट्रेस ईटिंग को जिम्मेदार मानते हो, यानी एक तरह से तुम खुद को ब्लेम करते हो। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो स्ट्रेस या टेंशन में बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उनका दिमाग उन्हें मैसेज देता है। और दिमाग ये मैसेज इसलिए देता है क्योंकि जब आप लगातार स्ट्रेस में होते हैं तब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है, जिससे आपको बहुत भूख लगने लगती है। इसीलिए अगर तुम लगातार स्ट्रेस में रहते हो तब शायद तुम अपनी ओवर ईटिंग को कंट्रोल ना कर सको। लेकिन एक चीज है जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, और वो है तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारी टेंशन। ये करना कैसे है उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक आदमी था जो बहुत लंबी और अच्छी जिंदगी जीकर मर गया। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया था जिसकी इच्छा लगभग हर इंसान को रहती है। उसके पास बहुत सारा पैसा था, बेहद सुंदर लड़की से उसने शादी की थी और उसके बच्चे भी बहुत लायक और हिसाब से चलने वाले थे। इस तरह बहुत अच्छी जिंदगी जीकर वो मर गया और मरकर उसकी आत्मा उस जगह पहुंच गई जहां पर कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है और फिर कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। अब वहां मौजूद फरिश्ते ने उस आदमी की आत्मा से कहा, हमने तुम्हारे सारे कर्मों का लेखा जोखा देख लिया है और इसके मुताबिक तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। तुमने लोगों को धोखा दिया, जानबूझकर उनके साथ बुरा किया, दूसरों का भी पैसा हड़पा और कई सारे और भी बुरे काम किए हैं। इसीलिए हम तुम्हें नरक भेज रहे हैं। ये सब सुनकर उस आदमी की आत्मा ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपना नर्क ऑलरेडी भोग कर आ चुका हूं। बाहर से देखने वालों के लिए मैं बहुत सुखी आदमी था, लेकिन मैं ही जानता हूं कि मैं हमेशा कितने स्ट्रेस और टेंशन में रहता था। मैंने शायद ही कोई पल सुकून से जिया होगा। इसीलिए जितना भी खौफनाक नर्क तुम मुझे दोगे उससे कहीं ज्यादा मैं झेल चुका हूं। इसीलिए मुझे नर्क भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। यह सुनकर वो फरिश्ता सोच में पड़ गया। उसने आदमी की आत्मा से कहा कि देखो, मुझे तुम्हें कहीं तो भेजना ही होगा, इसीलिए मैं तुम्हें स्वर्ग ही भेज देता हूं। यह सुनकर उस आदमी की आत्मा फिर बोली, आप मुझे स्वर्ग नहीं भेज सकते हैं। यह सुनकर फरिश्ता झल्ला पड़ा और बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? क्यों नहीं भेज सकते हैं तुम्हें स्वर्ग? इस पर आत्मा बोली, क्योंकि मैंने धरती पर जितनी भी जिंदगी जी है उसमें मुझे स्वर्ग के सुख का जरा सा भी एहसास नहीं मिला। मैं इमेजिन तक नहीं कर सकता था कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है। इसीलिए अगर आप मुझे स्वर्ग भेज भी दोगे तो मैं उसे भी अपनी थिंकिंग से नर्क बना दूंगा और फिर वो सिर्फ नाम का स्वर्ग रह जाएगा। ये दलील सुनकर तो फरिश्ते का सर ही चकरा गया और उसने इस केस को खुद से बड़े फरिश्ते के पास भेज दिया कि अब आप ही फैसला करो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कहकर डॉक्टर विनय चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर सुनील बोल पड़ा, आगे क्या हुआ? उस आत्मा को आखिर में कहां भेजा गया? उसका इतना इंटरेस्ट देखकर डॉक्टर विनय को हंसी आ गई। उन्होंने सुनील से कहा, उस आत्मा का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब छोड़ो और ये बताओ सुनील, किस कहानी से तुम्हें क्या समझ आया? सुनील ने जवाब दिया, मुझे यही समझ आया कि हम अपनी लाइफ को खुद ही नर्क बनाते हैं। डॉक्टर विनय को सुनील के इस जवाब से खुशी हो रही थी और उन्होंने भी एक जोश के साथ सुनील को जवाब दिया, बिल्कुल सही। हम सबके पास ये पावर होती है कि हम अपनी लाइफ को स्वर्ग बनाएं या नर्क बनाएं, और ऐसा हम अपने कामों से नहीं बल्कि अपनी थिंकिंग से करते हैं। देखो सुनील, मैंने तुम्हें पिछले सेशन में भी ये बताया था कि तुम्हें सबसे पहले अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना है। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो और इसी वजह से स्ट्रेस में रहते हो। स्ट्रेस होता है तो तुम खाना ढूंढते हो। अगर तुम स्ट्रेस में नहीं होगे तो तुम्हारी स्ट्रेस ईटिंग भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो विश लिस्ट बनाने का काम दिया था उससे तुम्हें एक बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि तुम्हारी लाइफ में जो मोनोटनी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने अपने आप को कुएं का मेढक बनाकर रखा हुआ है। ऑफिस के काम के अलावा भी जिंदगी है, ये तुम भूल चुके हो। खुद को याद दिलाओ कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा भी कुछ हो। तुम्हारे कुछ सपने हैं जो तुम्हारी लाइफ को एक नई मीनिंग देते हैं। इन कामों को करने से तुम्हें खुशी भी मिलेगी और ये ख्याल भी दिमाग से निकल जाएगा कि तुम अपनी जिंदगी बेकार जी रहे हो। इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो तुम्हारे ऑफिस या सेम प्रोफेशन से ना हो। अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलने जुलने से हमें बहुत कुछ नया सुनने और जानने को भी मिलता है और मन भी रिफ्रेश रहता है। अपने आप को लेकर किसी भी तरह के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लोग हमारे बारे में वही राय बनाते हैं जैसी हम उन्हें बनाने देते हैं। अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन तुमने अब तक लिए हैं उन्हें रिग्रेट मत करो, क्योंकि कोई भी डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता है। हमारी सोच से ही यह तय होता है कि क्या हमें खुशी देगा और क्या नहीं। दुनिया में सही और गलत, अच्छे और बुरे के बजाय सच क्या है यह देखना सीखो। दूसरों को गलत और खुद को सही साबित करने के बजाय सबकी सच्चाई देखना सीखो। इससे जिंदगी की बहुत सारी उलझनों से बच जाओगे। आखिर में डॉक्टर विनय ने कहा, जिंदगी में जो कुछ भी हमें मिला है उसे ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम भी नेचर को, लोगों को कुछ अच्छा लौटा सकें। किसी की लाइफ को बेटर बना सकने की कोशिश भी हमें बहुत सुकून से भर देती है। इसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सुनील को डॉक्टर विनय की बातें सुनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे पता था कि अब उसे आगे क्या करना है और कैसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। सुनील ने डॉक्टर विनय को थैंक्स कहा। जवाब में डॉक्टर विनय ने हंसते हुए कहा, आपको थैंक्स मुझे नहीं, अपने उस दोस्त को करना चाहिए जिसने आपको जबरदस्ती यहां भेजा। इस पर सुनील ने बहुत झेपते हुए कहा, एक्चुअली मुझे किसी ने भेजा नहीं था, मैं खुद ही आया था, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम थी कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, इसीलिए आपसे झूठ बोला। डॉक्टर विनय सुनील की इस बात को सुनकर जोर से हंसने लगे और कहा, कोई बात नहीं, तुम इस बारे में इतना मत सोचो और आज जो डिस्कशन हुआ है उसे फॉलो करते हुए एक अच्छी, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ एंजॉय करो। डॉक्टर विनय की बात सुनकर सुनील की आंखों में एक चमक आ गई थी। यह जिंदगी पर भरोसे की चमक थी जो उसने अभी अभी पाया था। वो मुस्कुराते हुए कैबिन से बाहर आ गया